हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आज मैं आपको विस्मरण यानी फॉरगेटिंग के विषय में पढ़ा रही हूँ। धारण की असफलता अथवा ह्रास ही विस्मरण है। इंग्लिश तथा इंग्लिश ने 1988 में कहा कि पूर्व में सीखी गई किसी वस्तु के संबंध में विस्मरण वह अस्थायी या स्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। मन ने 1967 में कहा कि स्मृति का अभिप्राय धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री की पुनः स्मरण असफलता है। विस्मृति, फिर से बोल देती हूँ, विस्मृति का अभिप्राय धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री की पुनः स्मरण की असफलता है। विस्मृति के क्षेत्र में एबिंगहॉस ने 1885 में संभवतः सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन प्रारंभ किए। इनके अनुसार विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। एबिंगहॉस के अध्ययनों में वे स्वयं प्रयोज्य थे। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने बताया कि अधिगम और धारण के मध्य समय का अंतर जितना बढ़ाया जाता है, धारणा की मात्रा कम और कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में विस्मृति की मात्रा बढ़ती जाती है। उन्होंने जो अपने परिणाम बताए वो इस प्रकार हैं, जैसे 20 मिनट के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 47% विस्मरण होता है। 60 मिनट के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 53% विस्मरण होता है। 9 घंटे के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 56% विस्मरण होता है। 1 दिन के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 66% विस्मरण होता है। 2 दिन के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 72% विस्मरण हो जाता है। 7 दिन के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 75% विस्मरण होता है और 1 महीने के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 79% विस्मरण हो जाता है। डीज और हल्स ने 1967 में एबिंगहॉस के समान जो उन्होंने परिणाम निकाले थे, जो उन्होंने उसके आधार पर वक्र बनाए थे, उसी प्रकार के वक्र प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने इन वक्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि धारण की मात्रा समयांतर के साथ साथ धारण की गई विषय सामग्री की प्रकृति यानी नेचर उसका कैसा है, इस सामग्री जो याद की गई थी उस पर निर्भर करती है। डीज और हल्स ने ये भी स्पष्ट किया कि प्रारंभ में विस्मृति अधिक और समयांतर बढ़ने के साथ साथ विस्मृति की मात्रा कम होती जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष यह भी निकाला कि निरर्थक विषय सामग्री का विस्मरण तथ्यों और विचारों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। विस्मरण की गति निरर्थक विषय सामग्री के लिए सर्वाधिक, फिर तथ्यों के लिए और थॉट्स यानी विचारों के विस्मरण की गति सबसे कम होती है। तीनों प्रकार की विषय सामग्री की विस्मृति की प्रकृति लगभग समान होती है, अंतर केवल विस्मृति की गति और मात्रा का है। वुडवर्थ का विचार है, 1954 में वुडवर्थ ने अपने विचार रखे कि विस्मरण निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया न होकर एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का विचार यह भी है कि विस्मृति का एक महत्वपूर्ण कारण व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस या इनहिबिशन भी होता है। फ्रॉइड का विचार है कि हम किसी घटना को भूलना चाहते हैं इसलिए भूलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण का अर्थ या उसका किस प्रकार का स्वरूप है उसको समझाया। अब हम आगे समझने जा रहे हैं विस्मरण के कारण। विस्मरण का कारण समय है। अनेक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि अधिगम और पुनः स्मरण के मध्य समय का अंतर जितना अधिक होता है, विस्मरण ही उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। वास्तविकता ये है कि समय कारक की अपेक्षा अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण हैं। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारकों को एबिंगहॉस ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। यहाँ मुख्य रूप से जो प्रमुख कारक हैं उनके ऊपर प्रकाश डालूंगी।
सबसे पहला है अधिगम स्तर, लेवल ऑफ लर्निंग। अधिगम सामग्री का अभ्यास जितना ही अधिक किया जाता है, अधिगम सामग्री का धारण उतना ही अधिक होता है। फलस्वरूप विस्मरण भी उसी रूप में कम होता है। प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर यह पता चला कि अधिगम की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ धारण की मात्रा भी बढ़ती है, अर्थात विस्मरण की मात्रा कम होती है। कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि एक निश्चित सीमा तक अधिगम की मात्रा के साथ साथ धारण की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, परंतु इस सीमा के बाद धारण अधिगम की मात्रा के अनुपात में नहीं बढ़ता है। 100% धारण के बाद अधिगम की मात्रा या अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अवस्था में विस्मरण शून्य होता है। दूसरा अधिगम स्तर के अतिरिक्त दूसरा कारक है अधिगम सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। इसमें अलग अलग कई कारक हैं। पहला है सार्थकता, मीनिंगफुलनेस। अधिगम की जाने वाली विषय सामग्री की सार्थकता अधिगम को प्रभावित करती है। सार्थक सामग्री में अधिगम की गति अधिक होती है। अधिगम की गति जितनी ही तीव्र होती है, विस्मरण उतना ही कम होता है। इन दो कारकों में परस्पर विरोध है। रीड ने 1946 में प्रत्यय निर्माण यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन के संबंध में प्राप्त परिणाम की तुलना एबिंगहॉस के निरर्थक पदों के परिणामों से की है। रीड ने इस तुलना में देखा कि प्रत्ययों की धारणा में 10% ह्रास 6 सप्ताह बाद हुआ। दूसरी ओर निरर्थक पदों के धारण में 80% का ह्रास होता है। उसने ये भी देखा कि कविता का धारण वक्र और निरर्थक पदों के धारण वक्र में यद्यपि समानता होती है, फिर भी निरर्थक पदों के धारण वक्र में गिरावट अधिक और कविता के धारण वक्र में गिरावट अपेक्षाकृत कम है। दूसरा पॉइंट है सामग्री की मात्रा। अधिगम सामग्री के स्वरूप के अंदर दूसरा पॉइंट है सामग्री की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अधिगम की गई सामग्री की मात्रा भी विस्मरण या धारण को प्रभावित करती है। अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों में देखा गया कि छोटे पाठों की अपेक्षा बड़े पाठों का धारण अधिक होता है। एबिंगहॉस ने अपने परिणामों के आधार पर यह बताया कि भिन्न भिन्न लंबाई की सूची को याद करने तथा 24 घंटे पश्चात उनका पुनः स्मरण करने पर आधारित है। एबिंगहॉस के इन परिणामों की पुष्टि होवलैंड ने 1951 में और वुडवर्थ ने 1915 में प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर भी की है। तीसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत अधिगम सामग्री के स्वरूप में कार्यगत समानता यानी कि फंक्शनल सिमिलैरिटी। प्रयोज्य को अधिगम के लिए दी गई सूची के विभिन्न पदों की समानता अथवा असमानता भी अधिगम, धारण और विस्मरण को प्रभावित करती है। इस अंतःसूची समानता यानी इंट्रालिस्ट सिमिलैरिटी का अध्ययन गिब्सन ने 1942 में किया। गिब्सन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि अंतःसूची समानता यानी सूची के पदों में परस्पर समानता जितनी अधिक होगी, विस्मरण की गति भी उतनी ही अधिक होगी। उसने इस प्रकार के परिणाम युग्मित यानी पेयर्ड सहचर, पेयर्ड एसोसिएट मेथड की सहायता से प्राप्त किए। इस विधि में ज्यामितीय उत्तेजक और निरर्थक पद प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किए गए। चौथा पॉइंट है इसी पॉइंट के अंतर्गत अधिगम सामग्री के स्वरूप में अभ्यास का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। किसी विषय सामग्री को याद करने की दो विधियां हैं, एकत्रित विधि यानी मास्ड मेथड और दूसरा वितरित विधि यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। एकत्रित विधि का अर्थ है किसी विषय सामग्री को एक ही बार बैठकर बिना विश्राम किए हुए याद करना। दूसरी ओर वितरित विधि में प्रयोज्य विषय सामग्री का अधिगम रुक कर या विश्राम ले लेकर करता है। यदि प्रयोग में सभी दशाएं समान हों तो प्रश्न है कि धारण अथवा विस्मरण किस विधि में अधिक तथा किस विधि में कम होता है। इस संबंध में हुए प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वितरित अधिगम विधि में धारण अधिक और विस्मरण कम होता है। होवलैंड ने 1940 में एक प्रयोग के आधार पर यह बताया, उनके प्रयोग में कि प्रयोज्य की संख्या 32 थी
इन 32 प्रयोज्य से 8 प्रायोगिक दशाओं में 12 निरर्थक पदों की क्रमिक सूची को याद कराया गया। पहली 4 प्रायोगिक दशाओं में प्रयोज्यों ने एकत्रित अभ्यास विधि का प्रयोग किया। प्रयोज्यों का धारण परीक्षण 6 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट और 24 घंटे के बाद लिया गया। दूसरी 4 प्रायोगिक दशाओं में प्रयोज्यों ने वितरित अभ्यास विधि का प्रयोग किया। प्रयोज्यों का धारण प्रयोज्यों का धारण परीक्षण था पहली 4 प्रायोगिक दशाओं के अनुसार किया गया। एकत्रित विधि द्वारा अधिगम में 14.5 प्रयास लगे और वितरित अधिगम विधि से लगभग 9.5 प्रयास लगे। अपने इस प्रयोग के आधार पर हॉवलैंड ने निष्कर्ष निकाला कि एकत्रित की अपेक्षा वितरित विधि श्रेष्ठ है। तो ये दूसरा जो पॉइंट था अधिगम सामग्री का स्वरूप, उसके 4 पॉइंट्स थे जिसका कि हमने यहाँ पर चर्चा करी। अब हम विस्मरण के कारणों का तीसरा जो कारण है व्यतिकरण, उस पर प्रकाश डालेंगे। वर्तमान प्रशिक्षण अतीत प्रशिक्षण को प्रभावित करता है तथा अतीत प्रशिक्षण वर्तमान प्रशिक्षण को प्रभावित करता है। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान अनुभव गत अनुभव को तथा गत अनुभव वर्तमान अनुभवों को प्रभावित करते हैं। देखा गया है कि गत अधिगम की क्रिया से वर्तमान अधिगम क्रिया तथा वर्तमान अधिगम क्रिया से गत अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। जब यह प्रभाव बाधा के रूप में होता है तो विस्मरण अधिक होता है। यह बाधा ही व्यतिकरण है और जो धारण और विस्मरण दोनों को प्रभावित करता है। चौथा फैक्टर है अन्य मनोवैज्ञानिक कारण, और इसके अंदर भी हम कई कारणों को पढ़ेंगे। जैसे पहले नंबर पर प्रेरणा के अभाव में धारण नहीं हो पाता है और विस्मृति अधिक होती है। दूसरा है संवेगात्मक दशाएं, भय, क्रोध, प्रेम आदि संवेगात्मक अवस्थाएं भी विस्मरण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि विभिन्न संवेगात्मक अवस्थाओं में चिंतन प्रक्रिया प्रभावित होती है, अतः विस्मरण का प्रभावित होना स्वाभाविक है। तीसरा है मानसिक झुकाव यानी मेंटल सेट। जिन उद्दीपकों की ओर व्यक्ति की तत्परता या झुकाव होता है वह व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक याद रहती है। चौथा है दमन यानी रिप्रेशन। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार दमन विस्मरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दमित घटनाओं का स्मरण करना कठिन है। और 5वां पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का अभाव। देखा गया है कि जिन विषय सामग्री के अधिगम में रुचि की कमी होती है अथवा रुचि नहीं होती है उनकी विस्मृति अपेक्षाकृत अधिक और शीघ्र होती है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में विस्मरण का अर्थ, विस्मरण के कारण, जिसमें कि 4 कारण हमने पढ़े, अधिगम स्तर, अधिगम सामग्री का स्वरूप, व्यतिकरण और अन्य मनोवैज्ञानिक कारण, इनको समझा। अधिगम सामग्री स्वरूप की में हमने सार्थकता, सामग्री की मात्रा, कार्यगत समानता, अभ्यास का वितरण, इन 4 पॉइंट्स को और समझा। और अन्य मनोवैज्ञानिक कारण में प्रयोज्य से संबंधित यानी जो सीखने वाला व्यक्ति है उसकी विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, जिसमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन, संवेगात्मक दशाएं यानी इमोशनल कंडीशंस, मेंटल सेट यानी मानसिक झुकाव, दमन यानी रिप्रेशन और रुचि का अभाव यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट को समझा। थैंक यू।